वेलकम बैक टू टीपीस फॉर इंग्लिश क्लासेस। यदि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शीघ्र से शीघ्र इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को नई नई वीडियोस ग्रामर और लिटरेचर की मिलती रहे। तो आज मैं आप लोग को क्लास 11th पोइट्री के थर्ड पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड पोएम है क्लास 11th यूपी बोर्ड, जिसको कंपोज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ 1772 8050। चूँकि विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द प्रीस्ट ऑफ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के सबसे बड़े पुजारी माने जाते हैं और ये रोमांटिक एज के सबसे अच्छे पोएट कहलाए गए। ये लीडिंग पोएट थे और ये पोएट लॉरेट भी रहे। तो इनकी बहुत सी कविताएं, अधिकांश कविताएं नेचर पर ही बेस्ड हैं। चूँकि इनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन चूँकि पोएम ज़्यादा बड़ी है तो थोड़ा सा हम सीधे आपको पोएम पे ले चलते हैं कि इस पोएम में पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ क्या मेंशन किया है। एजुकेशन ऑफ नेचर क्या है? प्रकृति की शिक्षा। एजुकेशन ऑफ नेचर जो पोएम का टाइटल है, इसका मतलब होता है प्रकृति की शिक्षा। तो अब हम सीधे चलते हैं पोएम पर। पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। इस पोएम में कवि जो है यह लूसी नामक एक लड़की का उल्लेख किया है। लूसी कहीं अन्यत्र जगह पैदा नहीं हुई है, वह प्रकृति की बच्ची है। लूसी एक काल्पनिक बच्ची है, कवि के कल्पना की बच्ची है लूसी। तो कवि के अनुसार जो लूसी है वह प्रकृति की गोद में पैदा हुई और प्रकृति ने उसे विभिन्न प्रकार के गुणों से आच्छादित किया। प्रकृति के अंदर व्याप्त जितने भी गुण हैं, सभी गुणों को प्रकृति ने लूसी को प्रदान किया ताकि लूसी एक पूर्ण रूपेण स्त्री में परिवर्तित हो सके, उसके अंदर सभी प्रकार के गुण रहें। तो किस प्रकार लूसी का प्रकृति ने डेवलपमेंट किया, किस प्रकार लूसी पली और बढ़ी, किन किन गुणों से लूसी आच्छादित हुई, इन्हीं के बारे में कवि ने इस पोएम में मेंशन किया है, बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा पोएम की कि 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शॉवर। यहाँ पर लूसी के बारे में पोएट कह रहा है कि लूसी जो है आरंभ के 3 सालों में धूप और हल्की हल्की फुहार में पली और बढ़ी, यानी कि विकसित हुई, विकास हुआ उसका। ग्रीव का मतलब बढ़ी, अर्थात कि उसका विकास हुआ। सन का मतलब धूप में, शॉवर का मतलब बारिश, हल्की हल्की फुहारों में, यानी कि सूर्य की धूप में हल्की हल्की फुहारों में 3 साल तक लूसी का विकास हुआ। तो 3 सालों के पश्चात देन नेचर सेड ए लवलियर फ्लावर, तब प्रकृति ने लूसी को एक सुंदर पुष्प कहा। देन नेचर सेड, तब प्रकृति ने कहा, किसको? लूसी को कहा, ए लवलियर फ्लावर, अर्थात कि लूसी की तुलना एक सुंदर पुष्प से यहाँ पर कवि ने किया है। तो कवि के माध्यम से प्रकृति यहाँ पे कह रही है कि तब प्रकृति ने लूसी के बारे में कहा कि लूसी एक सुंदर पुष्प है, अर्थात कि लूसी के बराबर ऐसी सुंदर पुत्री, सुंदर बच्ची अभी तक इस धरती पर पैदा ही नहीं। तो लूसी इतनी सुंदर है कि यहाँ पर प्रकृति ने लूसी को एक सुंदर पुष्प कहा। तो दोनों लाइन को फिर से एक बार देख लीजिए कि 3 सालों तक वह धूप और वर्षा की हल्की हल्की फुहारों में पली और बढ़ी, तब प्रकृति ने उसे एक सुंदर पुष्प कहा। अब हम बढ़ते हैं अगले लाइन की तरफ।
ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन, अर्थात कि प्रकृति ने लूसी के बारे में कहा कि ऐसी सुंदर बच्ची अभी तक कभी भी धरती पर पैदा नहीं हुई, अर्थात कि ऐसा सुंदर पुष्प धरती पर कभी बोया नहीं गया। सोन का मतलब बोया जाना, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। अर्थ माने पृथ्वी, कि इतना सुंदर पुष्प अभी तक धरती पर बोया ही नहीं गया है, अर्थात कि लूसी जैसी सुंदर बच्ची अभी तक धरती पर पैदा ही नहीं हुई है। अब अगली लाइन है, दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। अब प्रकृति यहाँ लूसी से कह रही है, लूसी के बारे में कह रही कि इस बच्ची को मैं स्वयं से स्वीकार करूँगी, यानी कि एक प्रकृति माँ बन जाएगी और लूसी को एक पुत्री के रूप में स्वीकार करेगी। चाइल्ड का तात्पर्य यहाँ पे लूसी से, चाइल्ड माने बच्ची, तो बच्ची का तात्पर्य यहाँ पर लूसी से लिया गया है और प्रकृति कह रही है कि मैं इसे एक बच्ची की भांति स्वीकार करूँगी। फिर है सी शैल बी माइन, अर्थात कि वह मेरी होगी। सी का मतलब वहाँ पे लूसी से लिया गया है, तो प्रकृति कहती है कि वह मेरी होगी। माइन का मतलब मेरा, तो वह मेरी होगी, अर्थात कि उस बच्ची पर मेरा पूरा आधिपत्य होगा। जैसे कि एक माँ का बच्ची पर, अपने पुत्री पर अधिकार होता है, वैसे प्रकृति का उस लूसी पर अधिकार होगा। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं उसे अपने इच्छानुसार, अपने अनुसार उसको एक पूर्ण विकसित स्त्री में परिवर्तित करूँगी। तो यहाँ पर प्रकृति के कहने का मतलब एंड आई विल, आई यहाँ पर नेचर हुआ, एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं उसे अपने अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार एक पूर्ण विकसित स्त्री में परिवर्तित करूँगी। अगला स्टेंजा है आपका, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, अर्थात कि प्रकृति यहाँ पे कह रही है कि लूसी मेरे लिए काफ़ी प्रिय होगी। डार्लिंग का मतलब यहाँ पे प्रिय, माई सेल्फ यहाँ पे नेचर स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, तो नेचर कह रही है कि वह मेरे स्वयं के लिए काफ़ी प्रिय होगी, अर्थात कि लूसी जो बच्ची होगी वह मेरे लिए बहुत ही प्रिय होगी। जैसे कि एक माँ अपने पुत्री से बहुत प्रेम करती है या पुत्री अपने माँ के लिए बहुत प्रिय होती है, वैसे लूसी भी प्रकृति के लिए बहुत ही प्रिय होगी। अगला है बोथ लॉ एंड इम्पल्स, यहाँ पे प्रकृति कह रही है कि मैं उसे प्रकृति के अंदर व्याप्त नियमों, कानूनों और प्रेरणाओं से आच्छादित कर दूंगी। प्रकृति के जितने नियम हैं, जितने निर्देशात्मक प्रेरणाएं हैं, उन सभी से प्रकृति लूसी को आच्छादित कर देगी, ताकि लूसी का जब विकास हो तो वह सभी प्रकार के अनुशासन, नियंत्रण से परिपक्व रहे। यहाँ पे लॉ एंड इम्पल्स का मतलब हुआ डिसिप्लिन्स, नियम कानून। वह कुमार्ग पर न जाए, वह अच्छे रास्ते पर जाए, और अच्छे रास्ते पर बच्चे या बच्ची तभी जाती है जब वो डिसिप्लिन में बंधे होते हैं, एक परिधि में होते हैं और नियमों कानूनों को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लॉ का मतलब प्रकृति के रूल, प्रकृति के नियम, और इम्पल्स का मतलब प्रेरणाएं, निर्देशात्मक प्रेरणाएं। तो नियमों और कानूनों और निर्देशात्मक प्रेरणाओं से मैं उसे आच्छादित कर दूंगी, परिपूर्ण कर दूंगी, प्रकृति कह रही है। एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, अब यहाँ पर नेचर कह रही है कि और मेरे साथ, यानी कि प्रकृति के साथ, द गर्ल वह लड़की, यानी कि लूसी, और मेरे साथ वह लड़की चट्टानों में, मैदानों पर, इन अर्थ एंड हेवन, धरती पर, आसमान यानी कि स्वर्ग में, इन ग्लेड एंड बावर, ग्लेड का मतलब खुले स्थान और बावर का मतलब छाया, यानी कि कुंज, जो छायादार स्थान होते हैं, शेडी प्लेसेस होते हैं, यहाँ पे वृक्ष होते हैं, नीचे छाया होता है, ऐसे स्थानों को बावर बोलते हैं। तो खुले हुए स्थानों और छायादार स्थानों पर लूसी विचरण करेगी। किसके साथ विचरण करेगी? नेचर के साथ, प्रकृति के साथ लूसी विचरण करेगी। तो यहाँ प्रकृति कर रही है कि एंड विथ मी, कि और मेरे साथ, द गर्ल वह लड़की,
इन रॉक एंड प्लेन अर्थात कि चट्टानों पर, घाटियों पर, एंड प्लेन, प्लेन का मतलब मैदान, मैदानों पर, इन अर्थ धरती पर, एंड हेवन स्वर्ग में, आसमान में, इन ग्लैड खुले हुए स्थानों पर, एंड बोवर और छायादार स्थानों पर, छायादार स्थानों में, खुले हुए स्थानों में विचरण करेगी। लूसी के साथ, प्रकृति के साथ लूसी विचरण करेगी। नेक्स्ट है शैल फील एन ओवरसीइंग पावर, और वह एक दिव्य शक्ति की अनुभूति करेगी। ओवरसीइंग का मतलब एक दिव्य विशेष, पावर का मतलब शक्ति, फील का मतलब महसूस करना। तो लूसी एक दिव्य शक्ति की अनुभूति करेगी टू कैंडल और स्टैंड, जो उसे प्रेरित करने और नियंत्रित करने में सहायक होंगे। अर्थात यहाँ पर नेचर कहने का तात्पर्य हुआ कि इन सभी स्थानों पर लूसी प्रकृति के साथ विचरण करेगी, और जब ऐसे सभी स्थानों पर विचरण करेगी तो लूसी एक दिव्य शक्ति की अनुभूति करेगी, महसूस करेगी, वो एनर्जाइज होगी, वो एनर्जेटिक होगी। और ये शक्तियाँ लूसी को प्रेरित, कैंडल का मतलब प्रेरित करना, और माने या रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन का मतलब नियंत्रित। तो ये शक्तियाँ लूसी को प्रेरित और नियंत्रित करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। अब अगला स्टेंजा है कि सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, अर्थात कि वह हिरनी के बच्चे की भांति चंचल होगी। फॉन का मतलब जो हिरनी का बच्चा होता है छोटा, उसको इंग्लिश में फॉन बोलते हैं, और स्पोर्टिव का मतलब हुआ चंचल। तो वह एक हिरनी के बच्चे की भांति चंचल होगी, यानी कि लूसी जो होगी, जितनी चंचलता उस हिरनी के बच्चे में होती है, वैसी ही चंचलता लूसी के अंदर भी व्याप्त होगी। फिर है दैट वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन, जो प्रसन्नता से पागल होकर के हरे भरे घास के मैदान को पार कर जाएगी। वाइल्ड विथ ग्ली का मतलब ओवरजॉयड हो जाना। ऐसे वाइल्ड का मतलब जंगली या उन्मादित या पागलपन होता है। तो यहाँ पर ग्ली का मतलब कि लूसी जो होगी कि वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगी, अर्थात कि जिस प्रकार वह हिरन का बच्चा होता है और बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाने पर बड़ी तीव्रता के साथ दौड़ करके किसी हरे भरे घास के मैदान को पार कर जाता है, वैसी ही तीव्रता, वैसी ही चंचलता लूसी के अंदर भी होगी। यहाँ पर बात हिरन के बच्चे के लिए किया जा रहा है कि जिस प्रकार वह हिरन का बच्चा मस्ती और हंसी से छलकता हुआ आनंदित होकर के, अति आनंदित होकर के, वाइल्ड विथ ग्ली का मतलब आनंद से पागल हो जाना, उन्मादित हो जाना, बहुत अधिक प्रसन्न हो जाना। तो बहुत अधिक प्रसन्न होकर के जिस प्रकार वह हिरन का बच्चा एक हरे भरे घास के मैदान को पार कर लेता है, या और का मतलब या अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, या दौड़ते हुए किसी पर्वत पर शीघ्रता से चढ़ जाता है, जहाँ पर कल कल और छल छल का ध्वनिनाद करते हुए झरने बह रहे होते हैं। यानी कि उस हिरन के बच्चे के अंदर इतना वेग होता है कि वह एक हरे भरे घास के मैदान को भी पार कर सकता है बड़ी ही तीव्रता के साथ, और उतनी ही तीव्रता के साथ वह किसी पर्वत के चोटी पर पहुंच जाता है, जहां से ढेर सारे झरने गिर रहे होते हैं। स्प्रिंग माने उछलना, लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग का तात्पर्य क्या हुआ, झरनों से लिया गया है। पर्वतीय झरना, यानी कि जो पर्वत से होकर के झरना नीचे गिरे उसे पर्वतीय झरना कहते हैं। तो इतनी ऊंचाई पर एक हिरन का बच्चा ही चढ़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी स्फूर्ति, इतनी चंचलता होती है कि वह किसी घास के मैदान को भी कुछ पल के अंदर पार कर सकता है, और कुछ पल के ही अंदर वह किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ भी सकता है, जहाँ पर ढेर सारे झरने गिर रहे होते हैं।
तो यहाँ पर प्रकृति के कहने का मतलब कि जितनी चंचलता इस हिरन के या हिरनी के बच्चे में होगा, उतनी ही चंचलता लूसी के अंदर भी व्याप्त होगी। तभी लूसी का एक सर्वांगीण और सर्वांगीण विकास होगा, एक परिपक्व स्त्री में परिवर्तित होगी। नेक्स्ट है, एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम, अर्थात कि प्रकृति के अंदर व्याप्त शुद्ध हवा में जो एक विशेष प्रकार का मरहम होता है। बाम का मतलब मरहम, ब्रीदिंग का मतलब हवा, शुद्ध वायु। तो जो प्रकृति के अंदर व्याप्त वायु, हवा अपने अंदर उस मरहम रूपी गुण को धारण किए होता है, वह हवा, वह वायु अपने इस मरहम रूपी गुण को लूसी को प्रदान करेगा, ताकि लूसी भी ऐसे गुण से आच्छादित हो जाए। यानी कि जो प्रकृति के अंदर वायु है, वह अपने इस विशेष मरहम रूपी गुण को लूसी को प्रदान करेगा, ताकि उसकी सांसों में भी वैसी ही शुद्धता हो, वैसी ही पवित्रता हो, उसका मस्तिष्क ऐसे शुद्धता से परिपूर्ण रहे। तो ब्रीदिंग का तात्पर्य यहाँ पर शुद्ध वायु, बाम का मतलब यहाँ पर मरहम से लिया गया है। तो वह शुद्ध वायु अपने उस विशेष मरहम रूपी गुण को लूसी को गुण के रूप में प्रदान करेगा, ताकि ऐसे गुण से लूसी भी आच्छादित हो। फिर है, एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, और प्रकृति के अंदर व्याप्त मूक और निर्जीव वस्तुएं, म्यूट का मतलब मूक और इनसेंसेट का मतलब हुआ निर्जीव, थिंग्स का मतलब वस्तुएं। तो प्रकृति के अंदर जितनी भी मूक और निर्जीव वस्तुएं हैं, ये सभी के सभी एक गुण को अपने अंदर संजोए रखते हैं। वह गुण होता है शांति और खामोशी का। तो शांत और खामोश रहना भी एक इंसान का सबसे अच्छा गुण होता है। तो ये गुण प्रकृति की निर्जीव चीज़ें लूसी को प्रदान करेंगे। तो वही यहाँ पे प्रकृति कह रही है, तो कह रही है कि प्रकृति के अंदर व्याप्त मूक और निर्जीव वस्तुएं उसे यानी लूसी को शांति और खामोशी रूपी गुण को प्रदान करेंगे, ताकि लूसी भी समय समय पर शांत और खामोश रहे और वह ऐसे विशेष गुण को धारण करे। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। अगला स्टेंजा हमारा है, द फ्लोटिंग क्लाउड्स दियर स्टेट साइलेंट, अर्थात कि चलायमान बादल अपनी गतिशीलता को लूसी को प्रदान करेंगे। मतलब कि प्रकृति में जितने भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें अपने अपने गुण को लूसी को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उसका एक सर्वांगीण और सर्वांगीण विकास हो, वह एक परिपक्व स्त्री में परिवर्तित हो, परिपक्व स्त्री में तब्दील हो। तो यहाँ पर जो बादल हैं, फ्लोटिंग माने गतिमान, क्लाउड्स का मतलब बादल, डियर स्टेट का मतलब अपनी स्थिति का मतलब अपनी गतिशीलता रूपी गुण को लूसी को प्रदान कर, लेंड का मतलब प्रदान करना, टू हर का मतलब लूसी को, टू हर का मतलब यानी कि उसे, उसके का मतलब लूसी। तो गतिमान बादल अपनी गतिशीलता, अपनी स्थिति को उसे प्रदान करेंगे, अपने इस गुण को लूसी को प्रदान करेंगे। आगे है, फॉर हर द विलो बेंट, और विलो का मतलब सरपत, सरपत एक वृक्ष होता है, पौधा होता है। तो सरपत नामक पौधा, विलो नामक पौधा अपने लचक रूपी गुण को, बेंड का मतलब झुकाव, झुकाव का तात्पर्य यहाँ पे लचक हुआ। तो जो विलो पौधा, जो सरपत होता है, बहुत लचीला होता है। तो ऐसा लचीलापन ये विलो का एक गुण है, लचीलापन होना विलो नामक इस वृक्ष का, इस पौधे का गुण है। तो यह विलो जो पौधा है, अपने इस लचीलेपन गुण को लूसी को गुण के रूप में प्रदान करेगा, ताकि ऐसी लचक लूसी के अंदर भी हो और ऐसी योग्यता, ऐसी गुणवत्ता को लूसी भी धारण करे और उससे परिपक्व हो। तो विलो नामक पौधा अपने लचक रूपी, बंड माने झुकना, झुकने तात्पर्य लचक, अपने लचक रूपी गुण को
फॉर हर, उसे प्रदान करेगा, अर्थात किसे, लूसी। फिर है नॉर शैल सी फेल टू सी, अर्थात कि वह देख पाने में असफल नहीं होगी, वह देख पाने में असफल नहीं होगी। इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, अर्थात कि तूफानों के गति में भी, यहाँ तक कि तूफानों के गति में भी, मोशंस का मतलब गति, स्टॉर्म का मतलब हुआ आंधी तूफान, और इवन का मतलब यहाँ तक, तो यहाँ तक कि वह आंधी तूफान में भी देख पाने में असफल नहीं होगी। क्या? ग्रेस, उस सुंदरता को, ग्रेस का मतलब सुंदरता। दैट शैल मोल्ड द मैडन्स फॉर्म, जो उसके कौमार्य स्वरूप को एक पूर्ण विकसित स्त्री में ढाल देंगे। मोल्ड का मतलब ढाल देना, मैडन का मतलब कुमारी, फॉर्म का मतलब स्वरूप, और ग्रेस का मतलब सुंदरता, अर्थात कि वह अपनी सुंदरता को देखेगी, भले ही आंधी तूफान चल रहा हो, भले ही भयंकर आंधी तूफान के झोंके चल रहे हों, ऐसे भयंकर आंधी तूफान के झोंकों में भी लूसी अपनी उस सुंदरता को देख पाने में असफल नहीं होगी। लूसी अपने उस सुंदरता को देखेगी जो उसे एक कौमार्य स्वरूप प्रदान करेंगे। मेडेंस फॉर्म का मतलब कौमार्य स्वरूप, अर्थात कि एक परिपक्व स्त्री में उसे परिवर्तित करेंगे, परिपक्व स्त्री में उसे ढाल देंगे। मोल्ड का मतलब ढाल देना। बाई साइलेंट सिंपैथी, और प्रकृति यह शांति से इस सहानुभूति को लूसी के प्रति प्रदर्शित करेगी। यह सब किसके माध्यम से होगा? प्रकृति के माध्यम, चूंकि प्रकृति ही लूसी को इन समस्त गुणों को, समस्त योग्यताओं को प्रदान कर रही है। तो यहाँ पर प्रकृति जो है अपनी सहानुभूति को प्रदर्शित नहीं कर रही है सीधे लूसी के समक्ष, वह शांति से, यानी कि हिडन, छिपे तौर से इस सहानुभूति को लूसी के प्रति प्रदर्शित कर रही है, ताकि लूसी यह न जान पाए कि प्रकृति ने यह सहानुभूति दिखाई, और लूसी इन समस्त गुणों से आच्छादित हो जाए। तो यहाँ पर जो बाई साइलेंट सिंपैथी लिखा है, साइलेंट का मतलब हुआ छिपे तौर से, शांति से, और सिंपैथी का मतलब हुआ सहानुभूति। तो ये सहानुभूति किसने प्रदर्शित किया? प्रकृति ने प्रदर्शित किया। किसके प्रति किया? लूसी के प्रति किया, ताकि लूसी एक परिपक्व कौमार्य स्वरूप में परिवर्तित हो जाए, परिपक्व कौमार्य स्वरूप में ढल जाए और अपने उस सुंदरता को देख पाए। तो लाइन को एक बार फिर से क्लियर कर लीजिएगा कि वह देख पाने में असफल नहीं होगी, यहाँ तक कि तूफानों के झोंकों में भी उस सुंदरता को जो उसके कौमार्य स्वरूप को ढाल देंगे, शांति के सहानुभूति के माध्यम से। यानी कि जो यह सहानुभूति प्रकृति ने लूसी के प्रति प्रदर्शित किया है, यह छिपे तौर से होगा। अगला स्टेंजा है, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, मध्य रात्रि के सितारे उसे बहुत प्रिय होंगे। यहाँ पर प्रकृति लूसी के बारे में एक्सप्लेन कर रही है कि जो मध्य रात्रि के सितारे होंगे वह उसे, अर्थात लूसी को बहुत ही प्यारे लगेंगे। डियर माने प्यारा, मिडनाइट माने मध्य रात्रि, स्टार्स माने सितारे। फिर एंड सी शैल लीन हर ईयर इन मैनी ए सीक्रेट प्लेस, और वह अपने कानों को तमाम गुप्त स्थलों पर ले जाएगी। लीन माने झुकाना, अर्थात कि ले जाना। एंड सी शैल लीन हर ईयर, और वह अपने कानों को इन मैनी, बहुत से, सीक्रेट प्लेस माने गुप्त स्थान, गुप्त स्थानों पर ले जाएगी। किसको? अपने कान को, यानी कि वहाँ पे जाएगी। Where rivulets dance their wayward round, जहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ नाचती हुई
गाती हुई, नृत्य करते हुए, गोल गोल चक्कर काटते हुए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रही होती हैं। यानी कि ऐसे जगहों पर, ऐसे स्थलों पर लूसी जाएगी जहाँ पर रिवोल्यूट्स का मतलब छोटी छोटी नदियाँ, डांस का मतलब नाचते हुए, उमंग लिए हुए, काफ़ी वेग से, काफ़ी गति से, गोल गोल चक्कर काटते हुए, राउंड का मतलब अनसर्टेन वे, गोल गोल चक्कर काटते हुए वेवार्ड अपने गंतव्य की तरफ जा रही होती हैं। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और उनके इस कल कल और छल छल के ध्वनिनाद से, यानी कि जब नदियों का पानी बहता है तो पानी में कल कल और छल छल का ध्वनिनाद होता है। तो उन नदियों के कलकल और छलछल के ध्वनिनाद से जो सुंदरता का प्रादुर्भाव होता है, जो सुंदरता का जन्म होता है, जो पवित्रता, जो पाकीज़गी, जो नैसर्गिकता, जो सुंदरता का उदय होता है, ऐसी सुंदरता लूसी के चेहरे से होकर के गुजरेगी और लूसी ऐसी सुंदरता से आच्छादित हो जाएगी। ऐसी शुद्धता से, ऐसी पवित्रता से, ऐसी पाकीज़गी से, ऐसी नैसर्गिकता से, ऐसी शुद्धता से लूसी अपने आप को आच्छादित कर लेगी। तो यहाँ पर प्रकृति कहने का मतलब है कि लूसी वहाँ पे जाएगी जहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ नाचते गाते हुए, गोल गोल चक्कर काटते हुए अपने रास्ते की तरफ जा रही होती हैं, और उनके कलकल और छल छल के ध्वनिनाद से जिस सुंदरता का प्रादुर्भाव होता है, वह सुंदरता लूसी के चेहरे से होकर के गुजरेगी और लूसी ऐसी सुंदरता से आच्छादित हो जाएगी। विशेष बात इस लाइन में यह है कि इसमें एक अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा है? ओनामोटापिया। यहाँ पे ध्वनि अलंकार है, मर्मरिंग साउंड। यहाँ पे नदियों के पानी की आवाज़ जो है को मेंशन किया गया है। तो एग्जाम में पूछता है कि एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड सेल पास इनटू हर फेस, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो आपको सिंपली लिख देना है ओनामोटापिया, यानी कि ध्वनि अलंकार इस लाइन में है। अब हम बढ़ते हैं, आशा है कि आपको ये स्टेंजा समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। अगला स्टेंजा है, एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रेयर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, और प्रसन्नता की प्रमुख भावनाएं, वाइटल माने मुख्य, डिलाइट माने आनंद, फीलिंग्स माने भावनाएं, और एंड माने और। तो आनंद की मुख्य भावनाएं उसके शरीर को एक सुंदर विकसित शरीर में परिवर्तित कर देंगे, विकास कर देंगे। रेयर का मतलब होता है डेवलप करना, विकास करना। हर फॉर्म का मतलब उसके स्वरूप को, उसके बॉडीली स्ट्रक्चर को, उसके फिजिकल फॉर्म को। स्टेटली का मतलब हुआ ग्रेसफुल, यानी कि सुंदर। हाइट का मतलब एक परिपक्व ऊंचाई। तो कहने का मतलब ये है कि प्रसन्नता की प्रमुख भावनाएं उसके स्वरूप को एक सुंदर, आकर्षक ऊंचाई में विकसित कर देंगे। यानी कि एक सुंदर और परिपक्व स्त्री की जो एक विशेष ऊंचाई होती है, आकर्षक स्त्री की जो एक विशेष ऊंचाई और लंबाई होती है, कद काठी होती है, उसमें ये प्रसन्नता की अच्छी भावनाएं उसके सामान्य स्वरूप को एक सुंदर और आकर्षक स्वरूप में विकसित कर देंगे। तो फिर से देख लीजिए, एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रेयर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, और आनंद की प्रमुख भावनाएं उसके सामान्य स्वरूप को एक सुंदर, आकर्षक ऊंचाई में परिवर्तित कर देंगी, विकसित कर देंगी। यानी कि उसका एक परिपक्व ऊंचाई और लंबाई में उसका विकास हो जाएगा। वह सुंदर और आकर्षक
प्रतीत होने लगेगी। नेक्स्ट है हर वर्जिन बॉसम स्वेल, अर्थात कि उसका कौमार्य वक्षस्थल में उभार आ जाएगा, फूल जाएगा। हर माने उसका, वर्जिन माने कुमारी यानी कि कुमारी, बॉसम का मतलब हुआ वक्षस्थल, स्वेल माने होता है फूलना। तो उसके कौमार्य वक्षस्थल में उभार आ जाएगा। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, ऐसी विचारधारा मैं लूसी को प्रदान करूंगी, ऐसी विचारधारा मैं लूसी को प्रदान करूंगी। वाइल सी एंड आई टुगेदर लीव हियर इन दिस हैप्पी डेल, जबकि वह और मैं साथ साथ इस प्रसन्नमयी घाटी में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। जबकि वह और मैं साथ साथ इस प्रसन्नमयी घाटी में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। यानी कि प्रकृति भी और लूसी भी साथ साथ इस प्रसन्नमयी घाटी में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ऐसी सोच प्रकृति सोच कर रखी हुई, प्लानिंग बनाई है लूसी के प्रति। अब अगला स्टेंजा देखिए। लास्ट स्टेंजा है आपका, दस नेचर स्पेक द वर्क वाज डन, तब प्रकृति ने कहा कि लूसी के निर्माण का कार्य समाप्त हो चुका। अर्थात कि प्रकृति को जितने गुणों को लूसी को प्रदान करना था, उसने समस्त गुणों को लूसी को प्रदान किया और लूसी समस्त गुणों और योग्यताओं और दक्षताओं से आच्छादित हो गई। तो प्रकृति ने कहा लूसी के निर्माण का कार्य अब समाप्त हो चुका, यानी कि लूसी अब एक पूर्ण विकसित स्त्री में परिवर्तित हो चुकी है। फिर है हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, लेकिन कितने शीघ्र ही लूसी की चाल लूसी के जीवन पथ पर दौड़ी, अर्थात कि लूसी शीघ्र ही मर गई। यानी कि लूसी जो अपने जीवन के पथ पर दौड़ रही थी, जो गति कर रही थी, तो लूसी की चाल लूसी के ही जीवन पथ पर रुक गई। ज़्यादा दिनों तक उसकी चाल नहीं चल पाई। तो यहाँ पर सिंपल सा सेंस निकल रहा है, लूसीस रेस वाज रन का मतलब लूसी डाइट। तो इससे प्रकृति भी और कवि दोनों काफ़ी दुखी हैं कि कितने शीघ्र ही मेरे लूसी की चाल दौड़ी, अर्थात चली, अर्थात कि लूसी शीघ्र ही समाप्त हो गई, मर गई। सी डाइट, वह मर गई, एंड लेफ्ट टू मी, और छोड़ गई मुझे, एंड लेफ्ट टू मी, और छोड़ गई मुझे, दिस हीथ, इस बंजर, दिस काम एंड क्वाइट सीन, इस शांतमयी और पूर्ण रूपेण शांतमयी वातावरण में, द मेमोरी, उन स्मृतियों के साथ, ऑफ व्हाट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी, उन स्मृतियों के साथ जो स्मृतियाँ पहले कभी थी और फिर दोबारा कभी नहीं होंगी, क्योंकि लूसी अब और अधिक इस धरा पर धरी नहीं है, यानी कि लूसी अब मर चुकी है। तो यहाँ पर प्रकृति के कहने का मतलब, कवि प्रकृति के माध्यम से यह व्यक्त कर रहा है कि वह मर गई, लूसी मर गई, एंड लिफ्ट टू मी, और मुझे अकेला छोड़ गई। यहाँ पर कवि भी दुखी है, कवि भी अपने आप को इंडिकेट कर रहा है कि वह भी काफ़ी दुखी है कि दिस हीथ, इस बंजर, इस शांतमयी और पूर्ण रूपेण शांतमयी वातावरण में, उन स्मृतियों के साथ, द मेमोरी का मतलब उन स्मृतियों के साथ, ऑफ व्हाट हैज़ बीन, जो कभी थी, यानी कि जब लूसी जिंदा थी तो वो स्मृतियाँ थीं, एंड नेवर मोर विल बी, अब ऐसी स्मृतियाँ फिर दोबारा नहीं बनेंगी, क्रिएट होंगी, क्योंकि लूसी अब और अधिक इस धरती पर नहीं है, यानी कि लूसी अब मर चुकी है। तो यहाँ पर यही लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, और इसमें जो प्रकृति है वह बहुत ही दुखी है। इसके साथ साथ पोएट भी काफ़ी दुखी है, क्योंकि उनका प्लान था कि लूसी को एक परिपक्व स्त्री में परिवर्तित करना और उसको सभी प्रकार के नियमों से आच्छादित करना। तो हालांकि यह कार्य तो हो गया, लेकिन लूसी अभी
आधे जीवन को ही नहीं पार कर पाई थी, उससे पहले ही वो मर जाती है। तो इससे पोएट और नेचर दोनों बहुत ही दुखी हैं। तो यहाँ तक रहा आपका लास्ट स्टेंजा, और फिर भी कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो आज यहीं पर यह वीडियो समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलते हैं आपसे हम नए वीडियो में। थैंक यू।